हेलो गाइस, तो आज हम लोग वंशागति विविधता का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वंशागति का आणविक आधार पढ़ेंगे। ठीक है, ये नीट में बहुत ही स्पेशल पॉइंट होगा, जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, पिछले अध्याय में आपने वंशागति प्रतिरूपों के आनुवंशिक आधार के बारे में पढ़ा है। ठीक है, मेंडल के नियमों के प्रतिपादन तक वे कारक जो वंशागति के प्रतिरूप को नियंत्रित करते हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मतलब कि ये बताना चाह रहे हैं, जो फैक्टर है उसके बारे में मेंडल ने कुछ नहीं बता पाया और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं था, ये बोलना चाह रहा है। 100 वर्ष बाद याद रख लेना है, क्योंकि एनटीए कहीं से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो 100 वर्ष बाद अनुवांशिक पदार्थ का पता चला। ठीक है, मतलब कि मेंडल के जो नियम प्रतिपादन हुआ था, उसके 100 वर्ष बाद अनुवांशिक पदार्थ का पता चल गया। अधिकतर जीवों में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए था। ठीक है, ज़्यादातर जीवों में अनुवांशिक पदार्थ क्या था? डीएनए था। डीएनए को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, कक्षा 11वीं में आप पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीपेप्टाइड का बहुलक होता है। मतलब कि आपने जब बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा, उसमें आपने डीएनए मॉलिक्यूल के न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, इस टाइप से बोल रहा है और कुछ नहीं पढ़ा है। उसके बाद आता है, सजीव में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल व राइबो न्यूक्लिक अम्ल। मतलब कि जो सजीव है उसमें 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं। एक तो डीएनए मिलेगा, डीएनए, और दूसरा आरएनए मिलेगा। डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल व आरएनए को बोला जाता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक यही बात है जो बताया गया। अधिकतर जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है, याद रखना है, ये बात इम्पोर्टेंट है। अधिकतर जीवों में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। इसका कारण आगे बताया गया है, क्यों डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मिलता है, लेकिन यह अधिकतर वाहक के रूप में कार्य करता है। मतलब कि वाहक मतलब कि बोला जाए कि जो लेगने वाला होता है, इसको अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम में लाया जाता है, ऐसे बोल रहा है। वाहक के रूप में कार्य करता है। आनुवांशिक आरएनए जो होता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, कुछ विषाणुओं में आरएनए जो होता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मिलता है, लेकिन यह अधिकतर वाहक के रूप में, मतलब कि ज़्यादातर आरएनए जो होता है वाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आरएनए के अन्य और भी अतिरिक्त कार्य हैं, जैसे कि आरएनए के बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे कि आरएनए जो होता है, आपने कभी पढ़ा होगा, आरएनए जो होता है एक तो एंजाइम की तरह भी कार्य करता है और स्ट्रक्चर भी बनाता है, जैसे कि राइबोसोम का। और भी बहुत से कार्य हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इस टाइप से आरएनए के भी बहुत सारे और कार्य हैं, जो इसके आगे चैप्टर में बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अगर अभी बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा। यह अनुकूलक, संरचनात्मक व कुछ परिस्थितियों में उत्प्रेरक के रूप में भी। अनुकूलक माने कि एडाप्टर, संरचनात्मक मतलब कि स्ट्रक्चरल, तथा कुछ परिस्थितियों में उत्प्रेरक, जैसे कि राइबोजाइम जो होता है वो आरएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की संरचना व एकलक इकाइयों से जुड़कर न्यूक्लिक अम्ल बहुलक बनने के बारे में आप पहले ही कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में डीएनए की संरचना व प्रतिकृति, डीएनए से आरएनए व आरएनए के निर्माण की विधि
अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, आनुवांशिक कूट जो प्रोटीन से अमीनो अम्ल के क्रम को निर्धारित करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण यानी कि स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे बोल रहा है, ठीक है। वह इनके नियंत्रण के प्रारंभिक आधार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दशक में मानव जीनोम में पूर्ण न्यूक्लियोटाइड क्रमों के निर्धारण के जीनोमिक्स के नए महाकल्प को आरंभ हुआ था। यहाँ पे अभी कुछ ऐसा बात नहीं है जो ठीक लगे। इस अध्याय में अंतिम खंड में मानव जीनोम अनुक्रम के आवश्यक पहलुओं एवं परिणामों के बारे में वर्णन किया जाएगा। अपनी चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सजीवों में मिलने वाले सर्वाधिक रुचिकर अणु डीएनए की रचना के अध्ययन करेंगे। आगे के खंडों में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ बहुतायत से मिलने वाला आनुवंशिक पदार्थ है, वह इसका आरएनए के साथ क्या संबंध है। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। डीएनए पढ़ेंगे हम लोग। डीएनए पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब कि डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होता है बोल रहा है, ठीक है। का एक लंबा बहुलक है, यानी कि ये कैसा होता है, पॉलीमर होता है। ये कैसा है, पॉलीमर है। डीएनए की लंबाई सामान्यतः इनमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड पर निर्भर करता है। मतलब कि डीएनए की लंबाई जो होता है इनमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड पर निर्भर करता है, न्यूक्लियोटाइड में निर्भर करता है। जैसे कि अगर देखा जाए कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे करके इसे जुड़ेगा तो इनका लेंथ ऐसे डिसाइड होगा, ठीक है। निर्भर करता है। यह किसी भी जीव की विशेषता है, यह किसी भी जीव की विशेषता है। उदाहरण के लिए एक जीवाणु भेजी जिसे 5174 कहते हैं, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं। ये याद रखना है। जीवाणु भोजी में 5300 न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं। यहाँ एक बात याद रखना कि ये न्यूक्लियोटाइड लिखाया है, न कुल नाइट्रोजन बेस लिखाया है, ठीक है। ये याद रख लेना है आप लोगों को। फिर इसके आगे देखिए कि जीवाणु भोजी लैम्डा में 48,500 बेस पेयर मिलता है, ठीक है। ये याद रख लेना है आप लोगों को। ये बेस पेयर लिखाया है, जबकि ये न्यूक्लियोटाइड लिखाया है 5174 में। ये याद रखना है आप लोगों को। और जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज में ये याद रखना है। और इस चिड़ियाकोलाई में 4.6, यहाँ पे गलत दिया है थोड़ा सा, ये गलत है। इसका सही वैल्यू जो होगा ये गलत दिया है यहाँ पे। इसका वैल्यू जो होता है 4.6 इंटू 10⁻6 ऐसे करके रहना चाहिए, ठीक है। उसको बेस पेयर मिलते हैं बोल रहे हैं। मनुष्य के अगुणित डीएनए में 3.3 इंटू 10⁻9 होना चाहिए। यहाँ पे भी ये 3.3 इंटू 10⁻9 होना चाहिए, इसको याद रखना है, ठीक है। बेस पेयर मिलते हैं। इसके बाद अब इस लंबे बहुलक की संरचना का वर्णन करेंगे।
सिंपल सो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे, मतलब कि आप लोग अपने एनसीईआरटी में ये लिख लेना है कि जीवाणु बैक्टीरियोफेज 174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं करके लिख लेना है। न्यूक्लियोटाइड मिलता है, ठीक है। इसको पहले अपने साइड में लिख लेना है। और दूसरा हम बैक्टीरियोफेज में लैम्डा बैक्टीरियोफेज में 48,502 बेस पेयर मिलते हैं, ये याद रख लेना है। और दूसरा इकोलाई में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर मिलता है, इसको याद रख लेना है। और तीसरा जो कि हेप्लाइड है, ह्यूमन हेप्लाइड सेल में 3.3 × 10⁹ मिलता है। ये 9 है जबकि ये 6 है। इसको मिलियन बोल सकते हो और इसको बिलियन कह सकते हो, ठीक है। अगर चौथा देखें तो डिप्लॉइड सेल, ह्यूमन डिप्लॉइड है ना, ये ह्यूमन डिप्लॉइड में 6.6 × 10⁹ होता है। इसको सबको आपको इस छोटे से जगह में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। आपको सीधा बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे लिखना होता है। यहाँ पे इतने से जगह में आप लोगों को, इतना से जगह होगा वहाँ पे सिर्फ इस डाटा को लिखना है, यहाँ पे 3-4 लाइन में, ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला डीएनए या आरएनए की रासायनिक संरचना संक्षेप में निम्न है। न्यूक्लियोटाइड में 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शुगर तथा एक फास्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। क्या बोला कि न्यूक्लियोटाइड में 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शुगर तथा फास्फेट ग्रुप होता है, ये याद रख लेना है, ठीक है। याद नहीं रखना है आप लोगों को, मैं बता दूंगा। जैसे कि अगर देखा जाए कि ये पेंटोज शुगर है तो इसके 3 इधर नाइट्रोजन जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस, और इधर फास्फेट ग्रुप जुड़ता है। इस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे CH2OH रहता है। ठीक से बना रहा हूँ, 2 मिनट रुकना ताकि आप लोगों को समझ आ सके। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन होता है उससे तो नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, और जो 5th कार्बन है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, और यहाँ पे CH2OH रहता है, OH। इस 5वें कार्बन से फास्फेट आके जुड़ेगा, ठीक है। फास्फेट ग्रुप आके जुड़ेगा। और फास्फेट की स्ट्रक्चर बता देता हूँ आप लोगों को। फास्फेट जो होता है H3PO4 होता है। H3PO4 मतलब कि अगर P डबल बॉन्ड 4 है तो इस टाइप से फास्फेट होगा। फास्फेट, रुको 2 मिनट, स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत बन रहा है।
ये फास्फेट ग्रुप होता है। इससे जो होता है शुगर जो होता है फास्फोएस्टर 1 के द्वारा फास्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के होते हैं। मतलब कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। आज उसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्यूरिन होता है, प्यूरिन के अंदर होता है एडिनिन तथा ग्वानिन आता है। और दूसरा होता है पायरिमिडिन, पायरिमिडिन के अंदर आता है साइटोसिन, यूरासिल तथा थाइमिन आता है। पायरिमिडिन के अंदर क्या क्या आता है, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन आता है। साइटोसिन डीएनए व आरएनए दोनों में मिलता है। साइटोसिन जो होता है डीएनए तथा आरएनए दोनों में मिलता है बोल रहा है। ठीक है, और जबकि यहाँ पे बात ये वाला इम्पोर्टेंट है, थाइमिन जो होता है केवल डीएनए में मिलता है। थाइमिन के स्थान पर यूरासिल जो होता है आरएनए में पाया जाता है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, जो थाइमिन के स्थान पर यूरासिल जो होता है आरएनए में पाया जाता है, मतलब कि थाइमिन जो होता है वो आरएनए में नहीं मिलता। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोज शुगर से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। यहाँ पे एक बात है, ये न्यूक्लियोसाइड लिखा है। ठीक है, याद रख लेना, न कि न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोसाइड बनता है मतलब कि बताना चाहूँ मैं, अगर ये शुगर है, शुगर के साथ अगर नाइट्रोजन बेस जुड़ा तो ये बनाता है न्यूक्लियोसाइड बनाता है। साइड SID साइड बनाता है, ना कि टाइड। मतलब कि न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, ना कि न्यूक्लियोटाइड, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर नाइट्रोजन बेस है और शुगर में अगर फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो अब इन तीनों को मिला के न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है, मतलब कि अगर फास्फेट नहीं है तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, अगर फास्फेट आया तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है, जैसे एडिनोसिन डीऑक्सीएडिनोसिन, ग्वानोसिन डीऑक्सोग्वानिलिन, साइटोडिन या डीऑक्सीसाइटिडिन, यूरेडिन डीऑक्सीथाइमिडिन। देखो यहाँ पे ये सभी जो लिखाया है, ये सभी जो होता है ये सब न्यूक्लियोसाइड है। ये जो भी लिखा है ये न्यूक्लियोसाइड है। अगर उसके लास्ट में, जैसे कि आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया जाएगा अभी थोड़ा सा बाद में, उसमें भी इस टाइप से नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन जो यहाँ लिखाया है ये सभी न्यूक्लियोसाइड है, याद रख लेना है। याद नहीं रखना है, मतलब समझ लेना है। होता है जब फास्फेट समूह फास्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5 डेस हाइड्रॉक्सी समूह से जुड़ जाता है, तब संबंधित न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड उपस्थित शर्करा के प्रकार पर निर्भर करता है। संबंधित न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। दो न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट है, दो न्यूक्लियोटाइड 3 डेज व 5 डेज फास्फोएस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ये बात भी कंफ्यूजिंग करता है। आप लोगों को बता देता हूँ ये क्या बोलना चाह रहा है। दो न्यूक्लियोटाइड जो होता है कैसे, 3 डेज और 5 डेज बोल रहा है। मतलब कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 डेज इंट पे OH होता है और 5 डेज इंट पे
फास्फेट का, ये दोनों जुड़ता है तो क्या बनता है, फास्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, फास्फोएस्टर बॉन्ड बनते हैं, होता है। इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। इस तरह से निर्मित बहुलक के राइबोज के 5 डेज किनारे पर स्वतंत्र फास्फेट होता है। मतलब कि अगर ये 5 डेज है, इस पे क्या होता है, फास्फेट समूह जो होता है फ्री होता है, फास्फेट समूह फ्री होता है। ठीक है, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का 5 डेज किनारा कहते हैं। ठीक इसी तरह से बहुलक के दूसरे किनारों पर मुक्त 3 डेज हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा रहता है। 3 डेज मतलब कि फ्री 3 डेज जो होता है उसमें हाइड्रोक्सिल समूह रहता है, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड 3 डेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 3 डेज किनारा कहते हैं। आपको ये डायग्राम थोड़ा सा बताता हूँ मैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो ये कितना कार्बन है, ये 5 डेज कार्बन है और ये 3 डेज कार्बन है। इसी 3 डेज में OH फ्री रहता है और इसका 5 डेज में, ये 5 डेज है जहाँ पे फास्फेट क्या है, फ्री हो गए। इस 3 डेज तथा 5 डेज के बीच में एक बॉन्ड बना। ठीक है, मैं इसमें एक फास्फोएस्टर बंद है और यहाँ पर भी जो नहीं वहाँ पे नहीं, रुको मैं आप लोगों को थोड़े कंफ्यूजिंग होता है कि फास्फोएस्टर बंद कहाँ होता है और फास्फोडाइएस्टर बंद कहाँ होता है। रुको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ एक बॉन्ड बना और यहाँ एक बॉन्ड बना, यहाँ पे एक फास्फोएस्टर बंद होगा, फास्फोएस्टर बॉन्ड होगा और यहाँ भी एक फास्फोएस्टर बॉन्ड होगा, फास्फोएस्टर बॉन्ड होगा। तो इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मतलब कि समझ लेना थोड़ा सा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है फास्फोएस्टर बॉन्ड। जो यहाँ लिखाया है, जो यहाँ पे लिखा है ये वाला, इसको फास्फोएस्टर बॉन्ड बोला है, जबकि दोनों को मिला के फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, याद रख लेना। अगर हमारे पास 100 न्यूक्लियोटाइड है तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड 99 बनेगा, क्योंकि एक तो खाली रहेगा ना। देखो अभी कुछ और बता रहा हूँ। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार का निर्माण, आधार बोले तो इंग्लिश में इसको बैकबोन बोला जाता है। बैकबोन शर्करा और फास्फेट करते हैं। नाइट्रोजनी क्षार शर्करा अंश से जुड़ जाता है, जो आधार से प्रक्षेपित होते हैं। ये याद रखना है, नाइट्रोजनी क्षार शर्करा से जुड़ जाते हैं जो आधार से प्रोजेक्टेड होते हैं। मतलब प्रक्षेपित बोले तो प्रोजेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बोला गया है। और आप लोगों को DNA के स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे अगर एडेनिन देखें, वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं, जबकि साइटोसिन ग्वानिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं। यार ये होता है, ये 5 डेज इंड है जिसमें फास्फेट फ्री है, और ये 3 डेज इंड है जिसमें फास्फेट और नहीं हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया गया है। ये 5 डेज में फास्फेट ग्रुप फ्री है। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है जो शुगर का स्ट्रक्चर होता है। ये इस टाइप से शुगर का स्ट्रक्चर होता है, OH
यहाँ H, यहाँ भी H रहेगा, यहाँ रुको यार, ठीक से पेन नहीं चल रहा। स्ट्रक्चर यहाँ बता देता हूँ। इस टाइप से रहेगा, यहाँ OH रहेगा, यहाँ H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, OH रहेगा, यहाँ CH2OH रहता है, यहाँ H रहता है, यहाँ पे एक OH नहीं रहता, ठीक है, यहाँ पे एक OH नहीं रहता। इसका कारण नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा या फिर नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।